प्रणाम, राधे राधे, नमस्ते। तो आज हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। लेक्चर नंबर 2 है इसका और इसी में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। केवल मियोसिस ही तो पढ़ना है, माइटोसिस और हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसको आप धैर्य से देखें, आराम से देखें, समझ में आएगा। विश्वास रखें मुझ पर नहीं, खुद पर और राधा रानी पर और अपने इष्ट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आती है, बस थोड़ा सा धैर्य रखते हुए समझनी चाहिए चीज़ें। मियोसिस, मियोसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, सूत्री मतलब जिसको आधा कर देता है, जो भी नंबर है, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं मियोसिस को। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं उनको हाफ में डिवाइड कर देता है और हैप्लॉइड सेल्स, डॉटर सेल्स को बना देता है। मान लीजिए इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो इसका जो पहले मियोसिस फर्स्ट होगा उससे इस सेल में nn बन जाएगा। फिर मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस के ही जैसा है, बिल्कुल सेम। इसमें इसका डुप्लीकेशन होकर के फिर से nn बना देगा। मतलब कि जो भी क्रोमोसोम नंबर है उसको हाफ कर देगा। क्या? मियोसिस। सीधी सी बात है समझने की, ठीक है। Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase। मतलब मियोसिस किसके अंदर आता है? मियोसिस जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ साइकिल के बीच में एक फेज आता है मियोसिस का, जिससे वो क्या करते हैं? गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन हो गए तो वो क्या है? गैमीट्स का हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब उन हैप्लॉइड सेल्स का जो है कब वो डिप्लॉइड बन जाती हैं? उनका रिस्टोरेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। जब मेल फीमेल दोनों जब करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब गैमीट्स जो आपस में फ्यूज होकर के क्या बना लेते हैं? जाइगोट, जो क्या है? डिप्लॉइड है। तो इसमें वही है। मियोसिस के दौरान जो गैमेटोजेनेसिस है वह मियोसिस से होती है। किसमें? प्लांट और एनिमल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है वह किसके कारण होती है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का बनना। उसमें क्या हेल्प करता है? मियोसिस ही बनाता है गैमीट्स को। मियोसिस मतलब आधा बांट देता है क्रोमोसोम्स नंबर को, और जब वह क्रोमोसोम्स नंबर आधा बढ़ जाता है, आधा आधा हो जाता है, तब वह जब अगली प्रोजेनी में जाने के लिए होता है तो दोनों पार्टनर से, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से अपने अपने कैरेक्टर जाते हैं और वह फ्यूज होकर के जाइगोट बना लेते हैं। गैमीट फ्यूज होते हैं और क्या बना लेते हैं? जाइगोट। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जाइगोट 2n है और गैमीट्स n है, ठीक है। तो ये दो के हैं गैमीट्स, मेल और फीमेल के, और आगे अच्छे से समझेंगे। धैर्य रखिए थोड़ा सा। इन मियोसिस 2 sequentially साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस के अंदर दो सिक्वेंसली साइकिल होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वह 2 बार डिवाइड होता है और सेल जो है वह भी 2 बार डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये 2n सेल है, क्रोमोसोम नंबर 2n है, मान लीजिए 46 है। मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट ही मेनली अर्धसूत्री विभाजन है, मेनली डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर को। तो इसके अंदर क्या होगा? एक बार तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और एक बार पूरी सेल डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर धीरे धीरे ये सेल भी डिवाइड होकर के 2 सेल बन गई। किसके अंदर? मियोसिस फर्स्ट के अंदर। मियोसिस सेकंड के अंदर फिर से दोबारा न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और सेल भी डिवाइड होगी दोनों ओर। इस प्रकार से 4 सेल्स बन जाती हैं। मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनती हैं मियोसिस के दौरान, ठीक है। और मियोसिस सेकंड जो होता है वह बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है। मियोसिस सेकंड
ठीक है। इन म्यूसिस एनी ए सिंगल ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेट बिफोर इनिशिएटिंग म्यूसिस फर्स्ट मीन्स इंटरफेज इन इज सेम फॉर माइटोसिस एंड म्यूसिस। यहाँ कहने का मतलब है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वह इंटरफेज की एस फेज में हो जाता है। एस फेज में हो जाता है और इंटरफेज के बाद वह सेल माइटोसिस करेगी या म्यूसिस करेगी, वह सेल पर डिपेंड करता है। अगर सेल म्यूटिक सेल्स कौन सी हैं? जो जैसे स्पर्मेटोगोनिया हो गई, जो स्पर्म बनाती हैं, oocytes हो गई, ये म्यूटिक सेल्स हैं जो क्या बनाती है? गैमेट्स बनाती हैं। अगर म्यूटिक सेल्स है तो वह म्यूसिस करेगी। और माइटोटिक सेल कौन सी होती हैं? माइटोटिक सेल जो होती हैं सोमैटिक सेल्स होती हैं। जो जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स, जैसे कि स्किन की सेल हो गई, है ना, ऐसी जो सेल्स हैं वे सोमैटिक सेल्स हैं। और जो गैमेट्स की जो सेल्स हो गई, गोनाड्स की जो सेल्स हो गई, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया हो गई या फिर oocytes हो गई, ये कैसी सेल्स हैं? ये म्यूटिक सेल्स हैं। ठीक है। तो इंटरफेज के अंदर जैसे मान लीजिए 95% इंटरफेज है, इंटरफेज के अंदर एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ ये जो एम फेज है ये माइटोटिक फेज हो सकती है और म्यूसिस भी हो सकता है, वह डिपेंड करता है सेल पर। ठीक है। तो एक बार ही सेल के अंदर एक बार ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और वो कहाँ होता है? एस फेज के अंदर। इंटरफेज में हमने पहले पढ़ चुके हैं G1, S, G2 ये फेज पढ़ चुके हैं। G1 के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होता रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, उनका ऐसे ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता रहता है, प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। एस फेज के अंदर सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं इसे, इसके अंदर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज के अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है ताकि आगे म्यूसिस या माइटोसिस हो सके। जो इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं म्यूसिस या माइटोसिस के लिए वो यहाँ G2 के अंदर बनती है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एस फेज के अंदर होता है, ऐसा यहाँ बोला है। ठीक है। म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। म्यूसिस के अंदर क्या होता है? मेनली पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी डीएनए, यहाँ से अच्छे से समझिए। ठीक है। यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि म्यूसिस है क्या। ठीक है। ये कोई डीएनए है। ठीक है। ये डीएनए जो है इंटरफेज की एस फेज के अंदर इसका डुप्लीकेशन हो जाता है या फिर रेप्लिकेशन बोल देते हैं। रेप्लिकेशन हो गया। मान लीजिए यहाँ ये जो सेल है ये डीएनए 2N है और इसका जो अमाउंट है 2C अमाउंट है। तो जैसे ही इसका डुप्लीकेशन होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, ये एक ही सेंट्रोमियर है। देखिए उससे दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हैं। यहाँ ये इसका जो नंबर है वह तो 2N है। मान लीजिए यहाँ 46 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम हैं, 2N है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वह 2C से क्या हो गया? डबल हो गया, 4C। एक और कॉपी बन गई ना, सेम ये कॉपी बन गई ना, एक और ये कॉपी, एक और कॉपी बन गई सेम, और एक ये है ही। तो ये इस क्रोमेटिड की एक और कॉपी बन गई। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों आपस में क्या है? सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। कॉपी है तो सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। अब ऐसी ही पूरी कॉपी बन गई डीएनए की किसके अंदर? एस फेज के अंदर। अब क्या होता है आगे? जब सेल म्यूसिस में जाती है तो क्या होता है? ये जितने भी ये जो डीएनए बने हैं इन सब डीएनए का क्या होता है? पेयरिंग होता है। अब कौन से डीएनए की पेयरिंग होगी? जो होमोलोगस है, होमोलोगस जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होगी। होमोलोगस मतलब सिमिलर, जो सिमिलर हैं, सेम साइज के हैं, उनकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी? मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये रहा, ठीक है, थोड़ा डायग्राम पर ना जाएं। एक क्रोमोसोम तो ये रहा, ये वही है जिसका अमाउंट 2C है। एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर है।
थोड़ा सा हैंग हो गया था। एक क्रोमोसोम ये रहा, दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, ये सिमिलर हैं, होमोलोगस है, मतलब ये दोनों की ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में, तो इनके बीच में पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होगी किन के बीच में, इन दोनों क्रोमेटिड के बीच में। ये दोनों जो क्रोमेटिड हैं इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये आपस में सिमिलर नहीं है, ये क्रोमेटिड आपस में कॉपी नहीं है सेम, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है वो सिमिलर हैं, सेम है, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ केमिकल है जो इनको अटैच करके रखेगा, और पेयरिंग होने के बाद इनमें क्या हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बन जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये देखिए, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच हो गई इस प्रकार से, और ये क्या बन गया, अब इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट मतलब कि दो क्रोमोसोम अटैच हैं, बाईवैलेंट और टेट्राड। टेट्राड, टेट्राड क्यों है, क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड हैं, और ये मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड कितनी है, दो क्रोमेटिड, डायड, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। अब देखिए इस लाइन को आप फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मियोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशंस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है और रिकॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मियोसिस फर्स्ट पढ़ते हैं पहले। मियोसिस की पहली फेज है मियोसिस फर्स्ट, और इसमें जो मियोटिक इवेंट हैं वे कौन कौन से, प्रोफेज फर्स्ट होगी, मेटाफेज फर्स्ट होगी, एनाफेज फर्स्ट होगी, टीलोफेज फर्स्ट होगी। प्रोफेज फर्स्ट जो है वह सब डिवाइडेड है 5 फेज के अंदर। कौन कौन सी है वे फेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोफेज फर्स्ट टाइपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जो प्रोफेज है उससे थोड़ा सा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है और क्या है, लंबी है ये फेज। प्रोफेज फर्स्ट जो है मेन जो प्रोफेज है माइटोसिस की, अगर माइटोसिस की प्रोफेज से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर पता लगता है कि प्रोफेज फर्स्ट जो है लॉन्गर है और मोर कॉम्प्लेक्स है। प्रोफेज फर्स्ट सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम्स के बिहेवियर पर ये जो है प्रोफेज फर्स्ट 5 सब फेजेज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो पहले पढ़ते हैं हम लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या है, कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन जब तक चलती रहती है, लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। जैसा प्रोफेज में होता है, जो माइटोसिस वाली प्रोफेज है उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ना क्रोमोसोम्स का, ऐसे ही प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन होता है या फिर कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और फिर उसमें कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, तो क्या होता है, वे विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लेप्टोटीन चलती रहती है, कंडेंसेशन होता रहता है क्रोमोसोम्स का, तो क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल, धीरे धीरे दिखने लगते हैं लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स। बस इतना है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में होता क्या है, कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन खत्म हो गई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो यहाँ है वह पर्याप्त है, इनफ है। अब आते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या है, होमोलोगस और सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, ठीक है। अब क्या होता है, मियोसिस ही तो पढ़ रहे हैं, पहले हम यहाँ देख चुके हैं कि कैसे पेयरिंग होती है, मियोसिस में पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग कहाँ होती है, जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन या फिर पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस।
ये जो प्रोसेस है पेयरिंग करने की जो प्रोसेस है, जोड़ने की जो प्रोसेस है, एसोसिएशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस। देखिए जैसे कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दो, इन दोनों के बीच में जैसे ही पेयरिंग चल रही है, इस पेयरिंग की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोल रहे हैं। तो साइनेप्सिस हो रहा है इनमें, और धीरे धीरे साइनेप्सिस होकर ये दोनों पेयर हो जाते हैं। पेयरिंग होने पर एक क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसके बीच में ये केमिकल होता है जो पेयरिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ समझ में आया ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द साइनेप्सिस इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से जाइगोटीन में क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की, कौन से क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है। ठीक है, देखिए ये दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं इसकी, और ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये वाली और ये वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में पेयरिंग होती है। साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग प्रोसेस है क्रोमोसोम्स की, और पेयरिंग होकर के क्या बना लेते हैं, बाईवैलेंट बन जाता है, बाईवैलेंट बन जाता है, या फिर टेट्राड भी बोलते हैं। टेट्राड मतलब चार क्रोमेटिड, 1 2 3 4 क्रोमेटिड। बाईवैलेंट मतलब दो क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स और दो क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, तब उस स्ट्रक्चर को बाईवैलेंट बोलते हैं। तो ये बाईवैलेंट कहाँ बनता है, जाइगोटीन के अंदर, और टेट्राड भी उसी का नाम है, जाइगोटीन के अंदर बनता है। दीज क्लियरली विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज इन पैकाइटिन। और ये जो बाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट जो बन तो जाते हैं जाइगोटीन में, लेकिन और अच्छी तरह ये कॉम्पैक्ट या फिर कंडेंस्ड होकर के कहाँ दिखते हैं, पैकाइटिन में अच्छी तरह से दिख जाते हैं। ठीक है, बन कहाँ जाते हैं, जाइगोटीन में, अच्छी तरह से कहाँ दिखते हैं, पैकाइटिन में। नोट क्या है, लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो हैं वे शॉर्ट लिव्ड हैं इन कंपेयर टू पैकाइटिन। पैकाइटिन बड़ी है, सबसे बड़ी पैकाइटिन है, फिर जाइगोटीन है, फिर लेप्टोटीन है। आगे आते हैं पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, 4 क्रोमेटिड हैं, अभी यहीं देख लिया था हमने कि जो ये क्लियरली विजिबल होंगे, नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाइटिन। पैकाइटिन में विजिबल होंगे, पैकाइटिन में विजिबल होंगे। तो 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाईवैलेंट, हर बाईवैलेंट की जो चारों क्रोमेटिड्स हैं, बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स की जो 4 क्रोमेटिड हैं, बिकम डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, मतलब क्लियरली अलग अलग से देखेंगे, एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, और टेट्राड के रूप में क्लियरली दिखने लग जाएंगे, किसके अंदर, पैकाइटिन के अंदर। ठीक है, पैकाइटिन के अंदर दिखने लग जाएंगे। और क्या बनता है पैकाइटिन के अंदर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोटीन के अंदर तो वह जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होती है, लेकिन पैकाइटिन के अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होने लग जाते हैं, क्योंकि पैकाइटिन के अंदर और अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट होकर के क्रोमोसोम जो हैं क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर किन में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। आपस में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाती है, क्रॉस कर लेती हैं आपस के जेनेटिक मटेरियल को। तब उन क्रॉसिंग ओवर करने के कारण जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट है, साइट है, वहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो पैकाइटिन के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं क्या, साइट हैं एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, जहाँ जिस साइट जो साइट है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अकर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके बीच में जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। देखिए ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, नॉन। ठीक है, अब एक देखिए, एक यहाँ पर हो रहा है क्या, क्रॉसिंग ओवर, एक यहाँ पर हो रहा है, और जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहाँ क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देता है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, और इनके बीच में ये केमिकल भरा हुआ है जो इनको पेयरिंग में हेल्प करता है। तो पैकाइटिन तक ऐसा होता है, पेयरिंग कंप्लीटली हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होने लग जाते हैं पैकाइटिन के अंदर। और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम होमोलोगस है, लेकिन उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसी के कारण वेरिएशन आती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही अधिक प्रोजनी में वेरिएशन देखने को मिलती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, माता पिता से भी अलग बच्चे पैदा होते हैं, दोनों के गुण आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएट प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम के जरिए होता है और उस एंजाइम का क्या नाम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अगर रिकॉम्बिनेज एंजाइम नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और क्या है, रिकॉम्बिनेशंस कंप्लीट बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंत होने तक रिकॉम्बिनेशन पूरी तरह हो जाता है, मतलब पूरी तरह क्रॉसिंग ओवर हो जाता है पैकाइटिन के अंत तक। तो पूरी पैकाइटिन के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। आगे चलते हैं अब डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, अब देखिए एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, अब अलग होना चाहते हैं। अब मेन चीज़ है इन जो ये रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, वह उसका मेन कारण है, मेन मकसद है, मेन पर्पज है क्या, कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना, वेरिएशन लाना। अब क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। देखिए यहाँ जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसोल्यूशन हो गया, यहाँ से ये दूर दूर चले गए। देखिए दोनों क्रोमोसोम्स, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दूर दूर चले गए। टेंडेंसी ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ द क्रॉस ओवर। क्रॉसिंग ओवर की साइट को छोड़कर बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं दोनों जो बाइवेलेंट हैं। देखिए इस प्रकार से ये इससे दूर आ गया, दोनों आपस में दूर दूर हो गए, केवल जो क्रॉसिंग ओवर की जो साइट है वह छूट नहीं पाई है, और वह छूट नहीं पाने के कारण एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जिसे काइस्मेटा या चाइस्मेटा जो भी बोले वह बन जाता है। काइस्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। काइस्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, डिप्लोटीन में होता है, ये याद रखना है। काइस्मेटा कहाँ बनता है, डिप्लोटीन बनता है, और ये जो काइस्मेटा है ये डिप्लोटीन में बनता है। अलग अलग हो जाते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं डिप्लोटीन के अंदर। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। मतलब कि काफ़ी सारे मैमल्स हुए, जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स जो होती हैं, फीटस के अंदर ही उनका जो है oocytes का क्या हो जाता है, म्यूसिस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन में। म्यूसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है, क्या मियोटिक डिवीजन होना oocytes के अंदर, तो ये इसी के कारण होता है, काइस्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज क्या है, डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इन दिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। काइस्मेटा का जो है बिल्कुल टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल पॉइंट पर आ जाता है। बिल्कुल पहले यहाँ तक था क्रॉसिंग ओवर, अब बिल्कुल टर्मिनल पर आ गया। देखिए ये रहा, यहाँ बिल्कुल टर्मिनल पर आ गया क्रॉसिंग ओवर, दिख रहा है ये, यहाँ बिल्कुल टर्मिनल पर आ गया क्रॉसिंग ओवर। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा या चाइस्मेटा कहाँ हो जाता है, डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर हो जाता है। और डाइकाइनेसिस जो स्टेज है वह प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज है। अब आते हैं, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, और यहाँ तक आते आते क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्या काम हो रहा है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया लेप्टोटीन से, और स्टार्ट होता रहा है, चल रहा है कंडेंसेशन, साथ में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बन गए, काइस्मेटा बन गया, और फिर से डिसोल्यूशन हो गया किसमें, डिप्लोटीन के अंदर। और डिप्लोटीन के अंदर डिसोल्यूशन होने के कारण एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी, जिसे काइस्मेटा बोलते हैं। डाइकाइनेसिस के अंदर आते आते और ज़्यादा जो है डीएनए कंडेंस्ड हो गए, और जो काइस्मेटा है वह बिल्कुल टर्मिनलाइजेशन हो गया, उसका टर्मिनल पर आ गया काइस्मेटा, अब बस हटने ही वाले हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड हो गए। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब क्या होता है, म्यूटिक जो स्पिंडल हैं वह अपोजिट साइड अटैच अपीयर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, और असेंबल होना स्टार्ट हो गए, ताकि ये इनसे अटैच हो दोनों क्रोमोसोम से, और ये इनको अलग कर दें, क्या है, म्यूटिक स्पिंडल। ठीक
ठीक है। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियस जो है वो है वह डिसअपियर हो जाता है, एंड न्यूक्लियर एनवलप जो है वह भी ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये क्या आ जाते हैं, डाइकाइनेसिस के अंदर क्या स्टार्ट होने लग जाता है, जो म्यूटिक स्पिंडल है वे अरेंज होना, असेंबल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे वो आने लग जाते हैं, ठीक है। आते नहीं, अटैच नहीं होते अभी, बस अपनी अपने पोल्स पर असेंबल होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वह भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, वह भी डिसअपियर हो जाती है। और डाइकाइनेसिस के बाद मेटाफेज स्टार्ट होती है, और जैसे ही वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और मेटाफेज में आती है सेल, तब क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में आती है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वे साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। आगे देखते हैं, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, डाइकाइनेसिस जैसी अंत होती है तो मेटाफेज स्टार्ट होती है, ये ट्रांजिशन फॉर्म है, एक के बाद दूसरी स्टार्ट होने की फॉर्म जो है वह डाइकाइनेसिस से मेटाफेज में आने की एक ट्रांजिशन है, थोड़ा सा ही गैप टाइम लगता है ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन उसे बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेटाफेज फर्स्ट, अब तो बस थोड़ा सा चैप्टर रहा है। मेटाफेज में क्या होता था, जो हमने पहले माइटोसिस पढ़ा था उसमें भी क्या होता था, क्रोमोसोम्स अलाइन्ड हो जाते थे, देखिए यहाँ क्रोमोसोम्स अलाइन्ड हो गए हैं। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, यहाँ ये क्या है, बाइवेलेंट है क्रोमोसोम्स, मतलब अभी भी क्रोमोसोम्स ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, इनके जो है ये काइस्मेटा टर्मिनलाइजेशन तो हो रखा है लेकिन अटैच है, अटैच होने के कारण ये बाइवेलेंट है, लेकिन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, लेकिन बाइवेलेंट जरूर है, दो हैं ये दोनों क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच है, दो क्रोमोसोम्स हैं, तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, किसके कारण आ जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स उन पर अटैच हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच, स्पिंडल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वे अपोजिट पोल से आते हैं और इन बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स पर अटैच हो जाते हैं और इनको एक इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर अलाइन कर देते हैं। और वे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वे किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम्स हैं, देखिए ये रहा, ये एक क्रोमोसोम्स है और एक क्रोमोसोम्स ये है, ये दो क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हैं, अटैच हैं, किससे, काइस्मेटा से, और इसमें काइस्मेटा कैसा, टर्मिनलाइज काइस्मेटा है, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो हैं आते हैं, वे इसके काइनेटोकोर से, इस होमोलोगस के काइनेटोकोर से, और इधर से ये इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो गए। अब ये दोनों ऊपर की खींचेंगे, ऐसे सारे क्रोमोसोम्स के साथ हो रहा है, और भी क्रोमोसोम्स के साथ हो रहा है ऐसा, ठीक है, इधर से और भी क्रोमोसोम्स के साथ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा हो रहा है दोनों साइड, तो अलाइन हो जाता है मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स। अब आगे आते हैं, फिर अलाइन होने के बाद क्या हो जाता है, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में धीरे धीरे वो जाने लगते हैं, जैसा माइटोसिस में हुआ, अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं, तो क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वह हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम्स जो हैं डाइवेलेंट हैं, पेयर में हो गए थे, अब पेयर में होने के कारण मान लीजिए पहले 46 हैं, यहाँ 46 क्रोमोसोम हैं, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये एक क्रोमोसोम्स को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, देखिए ये जो है ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स ऑलरेडी है, ये दोनों जो रेप्लिकेटेड, ये इनका जो नंबर है 4C है, 4C अमाउंट है, ये दोनों अटैच हैं, ये इनका टोटल अमाउंट जो है 46 है। अब जब ये दोनों साइड से अलग होंगे एनाफेज में, तब उधर क्या चले जाएंगे, 23 चले जाएंगे, इधर कितने आ जाएंगे, 23 चले जाएंगे, 23 आ जाएंगे किसमें, एनाफेज के अंदर। अब देखते हैं एनाफेज में, एनाफेज फर्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट विच वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट दियर सेंट्रोमियर, लेकिन जब ये अलग होंगे, ये काइस्मेटा अलग हो जाएगा, तो सिस्टर क्रोमेटिड तो अटैच ही रहेगा ना, केवल होमोलोगस जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वे अलग होंगे, ये उधर चला जाएगा और दूसरा जो है सिस्टर क्रोमेटिड के साथ इधर चला जाएगा, तो ये दोनों अलग हो गए, क्रोमोसोम्स तो अलग हो गए, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी एसोसिएटेड हैं, अटैच्ड हैं आपस में,
अपने सेंट्रोमियर से एनाफेज में आपस में दूर दूर चले जाते हैं, ये एनाफेज हो गया। अब आते हैं टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है? टीलोफेज फर्स्ट में होता है, टीलो मतलब एंड, बिल्कुल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस दोबारा से आना स्टार्ट कर देते हैं। एनाफेज के अंदर सारे क्रोमोसोम इधर पहुंच गए आधे आधे क्रोमोसोम। अब क्या होता है टीलोफेज के अंदर? न्यूक्लियस दोबारा से अपीयर होने लग जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर होने लग जाती है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, साइटोकाइनेसिस। फिर इसके बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है, फिर क्या बन जाती है? दो सेल्स बन जाती हैं। एनाफेज देखते हैं, टीलोफेज देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, दोबारा रीअपियर हो जाते हैं, जैसा माइटोसिस वाले टीलोफेज में हुआ था। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल। दो सेल्स बन जाती हैं, उनको डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं। ये डायड ऑफ सेल्स बन गई, दो सेल्स बन गई ना, इनको डायड बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं, इनको डायड बनते हैं। अब आते हैं इन मैनी केसेस क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, मतलब ज़्यादा फैलाव में, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। जितना इंटरफेज का न्यूक्लियस एक्सटेंड होता है ना, एक्सट्रीमली बहुत एक्सटेंडेड होता है, बिल्कुल ऐसा कई बार नहीं होता है टीलोफेज के अंदर, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाता है कई सारे केस में। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए बस। इन मैनी केसेस क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, कुछ डिस्पर्सन होता है, लेकिन दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं जा पाते कई बार, जैसा कि इंटरफेज में जाता है, इंटरफेजिक न्यूक्लियस जो होता है, ऐसा नहीं जा पाते। आगे आते हैं स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन। दो मियोटिक डिवीजन की जो स्टेज है उसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है इंटरकाइनेसिस के अंदर। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज फर्स्ट, मतलब मियोसिस फर्स्ट हुई और मियोसिस सेकंड, ये दो स्टेज है ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, बहुत माइन्यूट सा गैप रहता है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है हालांकि, लेकिन इस गैप को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और इसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है, एज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। और ये जो प्रोफेज सेकंड है, प्रोफेज फर्स्ट से बहुत सिंपलर है, बहुत आसान है। अब आते हैं प्रोफेज मियोसिस सेकंड में आएंगे, प्रोफेज फर्स्ट में। मियोसिस सेकंड क्या है? रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस। जैसा माइटोसिस नॉर्मली माइटोसिस होता है ना, ऐसा ही मियोसिस सेकंड होता है। प्रोफेज सेकंड देखते हैं। प्रोफेज सेकंड कब स्टार्ट होता है? इनिशिएट इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जो मियोसिस फर्स्ट का जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा गैप लगकर। उस थोड़े से गैप को क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स है फुली इलोंगेटेड। क्रोमोसोम्स फुली इलोंगेटेड ना हो जाए उससे पहले ही ये क्या हो जाता है? प्रोफेज सेकंड हो जाता है। क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। वो ये प्रोफेज का काम क्या है? प्रोफेज के अंदर हमेशा क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट या कंडेंस होंगे, कोई सा भी प्रोफेज हो, कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के अंत होने तक धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवलप प्रोफेज सेकंड के अंदर, ठीक है। अब वो खत्म हो जाएगी तो क्या स्टेज कौन सी आ जाएगी? मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स जो हैं वे कहाँ जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखिए ये दो सेल्स बन गई थी ना, अब यहाँ से मियोसिस सेकंड चल रहा है। मियोसिस फर्स्ट से दो सेल बन गई, ये क्या है? हैप्लॉइड बनती है मियोसिस फर्स्ट से। अब मियोसिस सेकंड, यहाँ से आगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में क्या हुआ? प्रोफेज के अंदर कंडेंस हो गया था, क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियर इनवलप जो है वह डिसअपियर हो गया था। अब क्या है? ये दोनों सेल्स हैं, इनके अंदर क्या है? मेटाफेज सेकंड के अंदर क्रोमोसोम जो है अलाइन हो जाते हैं। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल से अपोजिट पोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ ये क्या है? ये जो हैं इनके पास सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये वाले क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक है, अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए फिर अच्छे से इसको बता देता हूँ डायग्राम में। हाँ, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद वहाँ जो है
सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स अलग हो गए, ये एक एक क्रोमोसोम्स ही ले लेते हैं, ये अलग अलग हो गए, ठीक है, ये अलग अलग सेल्स बन गई, ठीक है। अब इन सेल्स के अंदर क्या है, प्रोफेज के अंदर ये दोबारा से कंडेंस होगा, क्योंकि टीलोफेज में ये क्या है, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और टीलोफेज फर्स्ट में दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, न्यूक्लियस बनता है और दो सेल बन जाती है जिन्हें डायड बोलते हैं। अब मियोसिस सेकंड के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट सेकंड के अंदर क्या होता है कि ये दोबारा से कंडेंस होते हैं और इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह दोबारा से डिसअपियर होने लगती है। और उसके बाद आता है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में जो अपोजिट पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वे कहाँ अटैच हो जाती हैं, इनके इस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर पर अटैच होने के कारण ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये अलग हो जाती हैं। Microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetocores of sister chromatid. सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होंगी तो वह अलग होंगे। और मेटाफेज में क्या है, एक अलाइन कर देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन कर देता है मेटाफेज सेकंड में। क्यों, जब माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं तो एक अलाइन में ले आते हैं उनको। अब आते हैं एनाफेज। एनाफेज की अगली स्टेज क्या है, इसमें साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की। ये क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, एक साथ जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनमें ये जो है सेंट्रोमियर है, इसका क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है क्या, सेंट्रोमियर। ये काइनेटोकोर है, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच है, इसका ये काइनेटोकोर है, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच है, और ये अलग होकर के कैसे बन जाती हैं, ऐसा ऐसा, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, इस प्रकार से। एनाफेज के अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर अटैच हो जाता, स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड अलग अलग हो जाती हैं। मूव्स टुवार्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर। जो शॉर्टनिंग मतलब अटैच हैं जो काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो उनको अपनी अपनी पोल की साइड ले जाती हैं, पोल की साइड ले जाती हैं। तो इस प्रकार से 4 सेल बन जाती हैं अंत आते आते एक, ठीक है। टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड क्या है, मियोसिस एंड विद टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड के साथ मियोसिस खत्म हो जाता है। 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। अब फिर से क्या है, दोबारा से टीलोफेज के अंदर दोबारा से जो 2 ग्रुप्स हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, देखिए कैसे 2 ग्रुप्स हैं क्रोमोसोम्स के, ये 2 सेल्स हैं, ये मियोसिस फर्स्ट से आई, फिर इसके बाद इसमें जो 2 ग्रुप बन गए और इसमें भी 2 ग्रुप बन गए। ये दो ग्रुप जो हैं, इसके 2 ग्रुप और 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन इनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप। एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, ये दोनों ग्रुप आपस में इनक्लोज हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, फिर इसके भी दोबारा से इनक्लोज हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और फिर क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, फ्रो बनती है, और यहाँ क्या बन जाती है, ये 2 सेल बन गई और ये 2 सेल बन गई, फिर 4 सेल बन जाता है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। 4 टेट्राड मतलब 4, 1 2 3 4 बन गई ऑफ द सेल दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती हैं। क्या होता है, समराइज कर देते हैं, एक इसी में समराइज हो जाएगा। 2n था, मियोसिस फर्स्ट हुआ, n में टूटा सेल का क्रोमोसोम, फिर क्या होता है, मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड में ये फिर से माइटोटिस की तरह होता है, माइटोटिस की तरह होता है, एन ये क्या है, मियोसिस सेकंड, यहाँ मियोसिस सेकंड हुआ। इस प्रकार से ये 4 हैप्लॉइड सेल बन गई, ठीक है। और ये डायग्राम है, हमने एक मिनट बस, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का। कंडेंसेशन होने के बाद मेटाफेज फर्स्ट,
में अलाइन हो जाते हैं, एनाफेज फर्स्ट में अलग अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ये जो हैं अलग अलग हो गए क्रोमोसोम्स। यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड साथ में है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ 23 आ गए, यहाँ पर 23 आ गए। हम यहाँ मान रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। फिर टीलोफेज फर्स्ट के दौरान 2 सेल बन गए, 2 सेल्स बन गई जिन्हें डायड बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं। फिर टीलोफेज फर्स्ट के बाद दोबारा से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है फिर से डिसअपियर होने लग जाएगी और न्यूक्लियस भी डिसअपियर होने लग जाएगा, और प्रोफेज सेकंड के अंदर ये क्या है, कंडेंस होने लग जाएंगे क्रोमोसोम्स। कंडेंस होने के बाद फिर क्या है, मेटाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्प्रेड करते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसे अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर ऑफ दीज क्रोमोसोम। ये दोनों सेल्स हैं, एक सेल ये रही, एक साथ चल रहा है ये प्रोसेस। अटैच होने के बाद ये इंक्लाइन में ले आते हैं, एक प्लेन में लेकर आते हैं ये, ठीक है। प्लेन में लेने के बाद एनाफेज में ये अपने अपने पोल पर चले जाते हैं, ये 23, ये 23। लेकिन यहाँ 23 कैसे, क्योंकि यहाँ ये जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड थी ना इस क्रोमोसोम पर, ये अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23। फिर इनमें क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा टीलोफेज के अंदर। तो ये इस प्रकार से 4 हैप्लॉइड सेल बन गई। और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं आपस में सिमिलर नहीं होती हैं, वेरिएशन आ गए हैं ना इनके अंदर, 4 हैप्लॉइड सेल बन गई, सेल्स बन गई। अब आगे आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। बस सिग्निफिकेंस और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, मेनली क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कंजर्व करना द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। हर स्पीसीज का जो क्रोमोसोम्स नंबर है उसको कंजर्व करना, क्योंकि मान लीजिए म्यूसिस हो गया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करेंगे, मान लीजिए अगर म्यूसिस नहीं होता है तो 46 क्रोमोसोम्स फीमेल से जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स मेल से जाएंगे, और ये फ्यूज होकर के 92 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, तो वह अलग ही स्पीसीज बन जाएगी। इसलिए उस स्पीसीज के क्रोमोसोम्स नंबर को कंजर्व रखने के लिए म्यूसिस होता है। जैसे कि मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस के अंदर, तो वह स्पर्म के अंदर जो हैं 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और ओवम के अंदर भी है 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और जब वे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा उनके अंदर, तब वे दोबारा 23 मिलकर फिर से 46 आ जाएंगे। तो ये कंजर्व हुआ कि नहीं, तो इसलिए होता है म्यूसिस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। ये क्या करता है, कंजर्व रखता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, हर स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व रखता है। और क्या करता है म्यूसिस, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशन भी लाता है। समय के साथ धीरे धीरे हर कोई एडवांस होता जा रहा है, आजकल के बच्चे और भी एडवांस है, और आने वाले और भी एडवांस होंगे, क्योंकि हर चीज़ से एडवांस है, फिजिकली और मेंटली भी, ठीक है। फिजिकली कैसे, अगर इस वाले टाइम में अगर बहुत पुराना टाइम का कोई व्यक्ति लाकर रख दें, मान लीजिए 300 साल पुराना व्यक्ति लाकर रख दें, तो वो बीमार हो जाएगा। अभी भी कोरोना वगैरह, उनके बैक्टीरिया वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो फैल रहे हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम उस टाइम के अनुसार है। ये टाइम बहुत हार्श टाइम है, बहुत हार्श कंडीशन वाला वातावरण है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इस कारण तो क्या जेनेटिक वेरिएशंस भी आते हैं। और क्या होता है, वेरिएशंस आने के कारण आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, और इन वेरिएशंस के कारण ही क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ हो गया है ख़त्म, द एंड, ठीक है। अब इस चैप्टर के और द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस हम एक साथ लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर एक ही चैप्टर है वैसे तो एक प्रकार से, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम इसका 1 शॉट भी ले लेंगे और क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और अपना आध्यात्मिक जीवन भी बढ़ाइए। पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कट्टर होना अलग चीज़ है, आध्यात्मिक होना अलग चीज़ है, सरल होना अलग चीज़ है। सरल रहिए, विद्यार्थी हैं, और जिस धर्म में हमने जन्म लिया है कम से कम उसका तो पालन करना चाहिए, ठीक है। वो करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन मेरा बताना ज़रूर है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस नाते मैं शिक्षक हूँ। गुरु तो वो होता है किसी अंधकार से निकाल दिया, तो गुरु तो हो सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं हूँ शायद, जो मानेगा तब है। गुरु अपने शिष्य को चुनता है, कौन कितना कैपेबल है, ठीक है।
और ये बातें थोड़ी आध्यात्मिक हो गई, सॉरी ऐसी बातों के लिए, लेकिन हाँ ऐसा रुझान होना चाहिए अपने धर्म के प्रति। पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, जो कुरीतियाँ हैं उनसे बचिए, मानता हूँ कुरीतियाँ जो गलत प्रथाएँ हैं उनसे बचिए, अंधविश्वास से बचिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, विवेक बहुत बड़ी शक्ति है। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत वेदांत दिया है उसको समझिए, भक्ति भाव को समझिए, बहुत सारे सिद्धांत है सनातन धर्म में उनको समझिए, पढ़ाई को समझिए, मेनली तो पढ़ाइए, अपना जो कर्तव्य है वह कीजिए। धन्यवाद, और कुछ अनर्गल बोल दिया हो उसके लिए क्षमा, प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे।